जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास में उस महान राजा की, दंती दुर्ग की, जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और दंती दुर्ग के बाद माय डियर राष्ट्रकूट वंश का बलशाली राजा बना था कृष्ण प्रथम। और हमने देखा कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर खड़ा कर दिया। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर किसने खड़ा किया था? कृष्ण प्रथम ने खड़ा किया था, याद रखना। और इसके बाद हम बात करें कि राष्ट्रकूट वंश में जो राजा बना था, जो मेरी तरह एक बलशाली राजा था, नाम क्या था उसका? ध्रुव। हम बात किस वंश की कर रहे हैं दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश की। देखिए दोस्तों, हमने राष्ट्रकूट वंश का पहला भाग देख लिया है। उसमें हमने दंती दुर्ग से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करवा दी है। अब हम राष्ट्रकूट वंश के दूसरे पार्ट की ओर जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रकूट वंश का अगला जो बलशाली राजा आया वो ध्रुव है। दोस्तों, ध्रुव को धारावर्ष भी कहते हैं। ध्रुव को हम क्या भी कहते हैं? धारावर्ष भी कहते हैं। और इसी ध्रुव ने दोस्तों कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष ये किसको लेकर हुआ था दोस्तों? कन्नौज को लेकर के हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें राष्ट्रकूट राजा थे ध्रुव। पाल वंशीय राजा कौन थे? धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। इस धर्मपाल को वर्षराज ने परास्त किया था, हमें पता है, हमने देखा था। और तो ध्रुव आया और ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वर्षराज को परास्त कर दिया। ऐसे महान राजा थे ध्रुव या धारावर्ष। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और ध्रुव राष्ट्रकूट नरेश वो प्रथम था। और विशेषतः राष्ट्रकूट वंश ही वो पहला वंश था जो दक्षिण भारत का वो पहला वंश जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। दक्षिण का वो पहला वंश जो उत्तर भारत में आया पहली बार, पहला वंश वो कौन था? राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद तो और भी आने लगे, लेकिन पहली बार आया था राष्ट्रकूट वंश जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। तो ध्यान रखना, उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला दक्षिण भारतीय वंश कौन सा था? राष्ट्रकूट था, जिसकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत थी। दोस्तों, इसके बाद आया गोविंद तृतीय, जो 793 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी तक राजा रहा था। कौन आया? गोविंद तृतीय। अब बोलो भाई, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। क्यों सर? क्योंकि अब राधा भी आएगी। गोविंद आ गए हैं तो राधा भी आएगी। गोविंद तृतीय ये लगभग 973 ईस्वी से लेकर 773 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी तक राजा रहा था। 773 ईस्वी से लेकर 793 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी तक राजा रहे थे। कौन? गोविंद तृतीय। तो अब हम बात कर रहे हैं कि गोविंद तृतीय के लिए विशेष बात है कि इनका एक राधनपुर अभिलेख मिलता है हमें। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जानकारी का एक अभिलेख है राधनपुर अभिलेख। और राधनपुर अभिलेख से ही हमें ये जानकारी मिलती है दोस्तों कि इस गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को परास्त किया था। नागभट्ट सेकंड ये दोस्तों प्रतिहार नरेश था। किस वंश का राजा था ये? प्रतिहार वंश का राजा था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। देखिए, कन्नौज को लेकर के जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, इसी कड़ी में नागभट्ट सेकंड को, प्रतिहार वंशीय राजा को गोविंद तृतीय परास्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अब हमारे पास गोविंद और राधा भी आ गए हैं। गोविंद और राधा भी आ गए, क्योंकि गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का राजा है। और राष्ट्रकूट वंश वो वंश है जिसने उत्तर भारत की राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप किया था। इसलिए हमें उसका अभिलेख देखना जरूरी है, राधनपुर अभिलेख। और तो गोविंद और राधा याद रह जाएगा, गोविंद और राधा, इसका मतलब राधनपुर अभिलेख हमें ये जानकारी देता है कि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को, नागभट्टे दूसरे को, कन्नौज के प्रतिहार को। और जब गोविंद तृतीय बूढ़ा हो गया,
जब गोविंद तृतीय बूढ़ा हो गया तब नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। क्योंकि दोस्तों हमने कन्नौज प्रतिहार वंश में ये पढ़ा था कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था। तो दोस्तों कन्नौज को राजधानी नागभट्ट सेकंड प्रतिहार ने ही बनाया था, प्रतिहार वंश की। लेकिन कब बनाया था? जब गोविंद तृतीय बूढ़ा हो गया, अन्यथा तो गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को चने चबाए थे। इसके बाद दोस्तों गोविंद तृतीय बताते हैं कि दक्षिण भारत की ओर गया था, दक्षिण भारत की ओर गया था। कौन? गोविंद तृतीय। और यहाँ दक्षिण में जो हमारी पड़ोसन है लंका, कौन है हमारी पड़ोसन? ये लंका। लंका के राजा को भी बताते हैं कि गोविंद तृतीय ने बंदी बनाकर ले आया था, और बंदी बनाया था हालापुर में। मैं तो वहां था नहीं, ये राधनपुर अभिलेख ही हमें बता रहा है, मैं तो वहां था नहीं। कौन बता रहा है हमें? ये राधनपुर अभिलेख बता रहा है कि ये गोविंद तृतीय ने, जिसने प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट को डस लिया था, डसता तो नागभट्ट है, यहाँ नागभट्ट को डस लिया। देखो ये गोविंद तृतीय बहुत बलशाली राजा था मेरी तरह, इसलिए वो दक्षिण भारत को जीतता हुआ इधर केरल के जो पांडे वंशीय राजा थे उनको भी परास्त किया और श्रीलंका को जीत लिया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है कि श्रीलंका को जीतने वाला, दक्षिण भारत को जीतने वाला, पांडे राज्य को जीतने वाला राष्ट्रकूट नरेश कौन था? गोविंद तृतीय था। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब आ रहा है दोस्तों, क्योंकि गोविंद तृतीय के बाद जो राजा बनेगा वो राजा था अमोघ वर्ष। गोविंद तृतीय के बाद जो राजा बना वो कौन था? अमोघ वर्ष था। दोस्तों ध्यान रखना, जो 814 से 878 ईस्वी तक राजा रहा था। अब हम बात कर रहे हैं अमोघ वर्ष की। अमोघ वर्ष दोस्तों, अगर हम अमोघ वर्ष की बात करें तो अमोघ वर्ष लगभग 814 ईस्वी से लेकर 878 ईस्वी तक राजा रहा था। सर इतना लंबी अवधि तक? हाँ जी, क्योंकि ये मात्र 7 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया था। दोस्तों ये मात्र 7 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया था अमोघ वर्ष। बहुत ही विद्वान आदमी था दोस्तों, इसीलिए अमोघ वर्ष के लिए सुलेमान ने भी कहा है कि अमोघ वर्ष उस समय के महान शक्तिशाली राजाओं में से एक बताया अमोघ वर्ष को। और दोस्तों यहाँ पर अमोघ वर्ष से जुड़ी हुई 2 बातें हैं कि अमोघ वर्ष की 2 रचनाएं दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा। एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आ चुका है और रीट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, पटवार में भी आ सकता है कि अमोघ वर्ष की 2 रचनाएं कौन सी हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, अमोघ वर्ष की दोनों रचनाएं रेलवे, एसएससी और रीट के लिए आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली है कविराज मार्ग। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। और दूसरी है प्रश्नोत्तर मल्लिका। कौन सी है? प्रश्नोत्तर मल्लिका। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे एक विद्वान आदमी आए हैं, अमोघ वर्ष विद्वान हैं, साहित्यकार हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि साहित्यकार अमोघ वर्ष की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष कौन से है? अमोघ वर्ष एक बहुत शक्तिशाली राजा था और दूसरा विद्वानों का आश्रयदाता था। आप जैसे विद्वान अमोघ वर्ष के दरबार में ही आश्रय पाया करते थे। जैसे कि इसने स्वयं 2 रचनाएं लिखी हैं, इस आधार पर ये विद्वान मानते हैं कि एक बहुत बड़ा साहित्यकार था। और इसने कवि राजमार्ग जो कन्नड़ भाषा में लिखी और प्रश्नोत्तर मल्लिका जो इसने कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास एक विद्वान आदमी आया है अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष के बारे में बताते हैं कि इसके समय में भीषण अकाल पड़ गया था, इसलिए इसने महालक्ष्मी के सामने अपनी अंगुली काट कर चढ़ाई थी। तो ऐसे महान विद्वान थे अमोघ वर्ष, और ऐसे ही महान विद्वान अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। कौन? जीनसेन, जिन्होंने लिखा था आदि पुराण। अमोघ वर्ष के दरबार में कौन भी रहता था दोस्तों? जीनसेन मेरी तरह एक विद्वान आदमी था और इसने एक ग्रंथ लिखा था आदि पुराण। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3000 बार आ गया अब तक। भारत सरकार ने जब एग्जाम करवाई है
उसमें 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि पुराण के लेखक कौन थे? जीनसेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये 2 अमोघ वर्ष की रचनाएं भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। भारत सरकार की कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, इसे कोई रोक नहीं सकता। एग्जामिनर की औकात नहीं कि वो इस क्वेश्चन को आपसे मुलाकात करने से रोक सके, ऐसा क्वेश्चन है ये। अमोघ वर्ष की रचनाएं पहली कौन सी है? कवि राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग? कवि राजमार्ग। और दूसरी कौन सी है? प्रश्नोत्तर मल्लिका। वेरी इंपॉर्टेंट। अमोघ वर्ष के बाद में जो राजा बने थे वो बने थे कृष्ण थर्ड। बहुत बड़े बलशाली राजा थे कृष्ण थर्ड। सर आपको कैसे पता? क्योंकि इन्होंने कृष्ण तृतीय ने, माय डियर, कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था। ऐसा महान सूरवीर था कौन? कृष्ण तृतीय। कौन सा युद्ध था वो? तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध। ये दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था 949 ईस्वी में। ये युद्ध कब लड़ा गया? तकोलम का युद्ध 949 ईस्वी में। देखिए 939 ईस्वी में ये राजा बना था। 939 ईस्वी में ये राजा बने थे कृष्ण, और 949 में 10 साल बाद इनका युद्ध हो गया चोलों से। और चोलों को परास्त करने वाला राष्ट्रकूट नरेश कौन था? कृष्ण था। भाई कृष्ण के बिना कौन परास्त कर सकता है? कृष्ण के बिना कोई परास्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो कृष्ण थर्ड ये बहुत विद्वान आदमी था, और इसके अलावा एक मेरी तरह वीर योद्धा था, और इसने चोलों को तकोलम के युद्ध में परास्त कर दिया। आप समझ सकते हैं, ठीक है, ताबेलाग की, और इसने चोलों को परास्त कर दिया। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकोलम का युद्ध चोलों और किस राष्ट्रकूट नरेश के बीच हुआ था? कृष्ण तृतीय के बीच। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की। और अब राष्ट्रकूट वंश का अंतिम नरेश आ रहा है, उसका नाम था करक द्वितीय। जो हमने बादामी वातापी के चालुक्य पढ़े थे, उन्हीं में से जो चालुक्य वंशीय जो इनके सामंत थे, उन लोगों ने करक द्वितीय को मार डाला और वहां पर पश्चिमी चालुक्य वंश की शाखा की नींव डाल दी। जो बादामी वातापी का चालुक्य हमने पुलकेशिन सेकंड को पढ़ा था वो तो चला गया। इसके बाद जो चालुक्य वंश की शाखा आई वो सामंत थे, और उन्होंने करक द्वितीय को हटा सावन की घटा कर दिया, और इस तरह से एक राष्ट्रकूट वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन राष्ट्रकूट वंश के अंत से पहले अगर हम देखें तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश से संबंधित बहुत सी बातें हमारी हैं कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था ध्रुव धारावर्ष। इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन गोविंद तृतीय, जिसका राघनपुर विलेख ये बताता है कि उसने नागभट्ट थर्ड सेकंड को परास्त किया था। और इसके बाद अमोघ वर्ष, जिसके दरबार में कौन रहा करते थे? जैन गुरु जीनसेन, जिन्होंने क्या लिखा था? आदि पुराण। और 2 स्वयं अमोघ वर्ष की रचनाएं कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था। तकोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने, अब भाई कृष्ण के बिना कौन परास्त कर सकता है? तो याद रह जाएगा, कृष्ण भगवान ने, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था। दोस्तों हम बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। एक तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने, जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, इन्होंने अपने राज चिन्ह में गरुड़ पक्षी का अंकन था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दक्षिण भारत के राजवंश के राज चिन्ह में किस पक्षी का अंकन था? गरुड़ पक्षी का अंकन था। इसका मतलब ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रकूट वंशीय राजा शिव धर्म के अनुयायी थे, और जैन धर्म के लिए भी ये इन्होंने काम किया था। यानी ये सभी धर्म के अनुयायी थे, यूं समझिए आप एक तरह से। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सबको संरक्षण दिया था इन्होंने। राष्ट्रकूट वंशीय राजाओं ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। मुसलमानों को भी इन्होंने, इस्लाम को भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता थी। और राष्ट्रकूट वंशीय राजाओं के समय में यहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं किया करती थी, पर्दा प्रथा यहाँ नहीं थी, ये विशेष बात। दूसरा, यहाँ पर गरुड़ राजपक्षी राजचिन्ह था। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रकूट वंश से आ रहा है दोस्तों, और वो कौन सा है? पहली तो है, हमने जो देखा था, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। तो पहली गुफाएं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। दूसरी,
कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं किससे संबंधित हैं? ये भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। और तीसरा, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ये भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों ही गुफाओं में इन वंश के राजाओं ने हिंदू, जैन, बौद्ध सबको समान धर्म से मान्यता दी है। एलोरा की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर हैं? औरंगाबाद के पास में एक जगह है, वहीं पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और कन्हेरी और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? मुंबई में है, मुंबई के पास में है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कन्हेरी की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध किस वंश से है? तो वो भी राष्ट्रकूट वंश से है। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण भारत का वो पहला वंश जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया। वो था हमारा राष्ट्रकूट वंश, जो अब हमें छोड़ के जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पाल वंश की। और हमें पता है कि मैं इसको रख देता हूं अभी धर्मपाल को। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने गुर्जर प्रतिहारों को देख लिया, राष्ट्रकूट वंशीय राजाओं को भी देख लिया, और यहाँ पर राष्ट्रकूट वंशीय राजाओं ने हमारे एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। दोस्तों ध्यान रखिए राष्ट्रकूट वंशीय राजाओं के एग्जाम के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर खड़ा कर दिया। दूसरा, अमोघ वर्ष की 2 रचनाएं, कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके बाद में हम बात करें इस धर्मपाल की। ये धर्मपाल हमारे इधर बंगाल वाले क्षेत्र में ये पाल वंश का ही राजा था। तो दोस्तों यहाँ पर पाल वंश के राजाओं की हम बात करें तो बंगाल में पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। संस्थापक कौन था? गोपाल था। और गोपाल ने ओदंतपुरी विहार की स्थापना की थी। दोस्तों यहां जो बंगाल था उस बंगाल में अराजकता फैल गई थी और इसलिए वहां की जनता ने गोपाल को राजा चुना था। और गोपाल के बाद में जो शक्तिशाली राजा आया पाल वंश में, वो राजा आया धर्मपाल। धर्मपाल ने कन्नौज को जीता और बताते हैं कि धर्मपाल ने कन्नौज में यज्ञ भी किया था और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। यह अलग बात है कि धर्मपाल को राष्ट्रकूट नरेशों ने परास्त किया था, लेकिन धर्मपाल भी एक शक्तिशाली राजा हुआ था। और दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र में इसने बहुत अच्छा काम किया था। जैसे हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, ऐसे ही धर्मपाल ने भी, जो गोपाल के बाद में राजा बना था, कौन? धर्मपाल। इस धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मैं बस यही क्वेश्चन दिखाने के लिए आपको यहां लाया हूं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों भागलपुर बिहार में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? भागलपुर बिहार में स्थापित किया गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि धर्मपाल जो पाल वंश का राजा था, इसने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये धर्मपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहता है, धर्मपाल पाल वंश का, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भागलपुर बिहार में। तो दोस्तों यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके धर्मपाल के बाद में एक राजा आता है देवपाल। देवपाल ने भी हमारी एग्जाम का क्वेश्चन दिया। देखो ये सब पाल ही पाल है, पाल पाल पाल। वंश भी कौन सा है? पाल वंश। तो पाल वंश के राजाओं में देवपाल था। इसने पाल वंश की राजधानी मुंगेर को बनाया था। पाल वंश की राजधानी इसने किसको बनाया? मुंगेर को बनाया। तो ध्यान देने वाली बात है। और देवपाल ही था जो दक्षिण भारत में उड़ीसा के तटीय भागों की ओर गया था और उसने दक्षिण भारत को जीता था। ऐसा महान शक्तिशाली देवपाल था। और पाल वंश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाल वंश का जो अंतिम शासक था, पाल वंश का अंतिम शासक वो था मदनपाल। कौन था? मदनपाल। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाम है। चाहे गोपाल हो, चाहे देवपाल हो, चाहे मदनपाल हो, ये सब भगवान ही भगवान के नाम है। और यहाँ पर हम बात किस वंश की कर रहे हैं?
बंगाल के पाल वंश की बात कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाल वंश के राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था दोस्तों, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। अब तक जो राजा आए थे उन्होंने सबको संरक्षण दिया, लेकिन पाल वंश के राजाओं ने केवल किसको, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और अन्य धर्मों को नहीं दिया था। और यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक भी है कौन, पाल वंशीय राजा धर्मपाल। माय डियर ध्यान दें, यहाँ पर जिस धर्मपाल ने भागलपुर बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, इस धर्मपाल को 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि हुए थे सोडल। गुजराती कवि कौन थे, सोडल। उन्होंने कथा लिखी थी अवंती सुंदरी की कथा, अवंती सुंदरी कथा। इस कथा में इन्होंने 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोडल ने इस अवंती सुंदरी कथा में धर्मपाल को शक्तिशाली राजा बताया है, उत्तरोपत का स्वामी बताया, सकल उत्तरोपत है। जैसा हमने हर्ष के लिए कहा था, ऐसा ही दोस्तों सकल उत्तरोपत किसके लिए भी कहा है, गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल के लिए भी कहा है। तो इसी के साथ हमारा राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश कंप्लीट हो गया। अब हम चोल वंश और पल्लव वंश की बात करेंगे, वहां से भी हमारी एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा, इससे हमारी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप केवल यहां से क्वेश्चन समझ लें। गुर्जर प्रतिहार वंश तो हमने पढ़ा था और वो आपने देखा भी था। आज हमने जो राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश से क्वेश्चन देखे हैं, उसमें हमारी एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया, वो बनाया कृष्ण प्रथम ने। फिर अमोघ वर्ष की 2 रचनाएं हमने देखी थी, कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। और फिर अगला क्वेश्चन, अमोघ वर्ष के दरबार में जीन सेन ने लिखा था आदि पुराण। जीन सेन ने क्या लिखा था, आदि पुराण। ये 3 क्वेश्चन राष्ट्रकूट वंश से है। और इसके बाद पाल वंश से एक क्वेश्चन है कि पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। इसको जनता ने राजा बनाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाल वंश के राजा गोपाल जो संस्थापक थे, उनको राजा किसने बनाया था, जनता ने गोपाल को। और गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरोपत सकल स्वामी की उपाधि भी दी थी। अपनी कथा अवंती सुंदरी में 11वीं शताब्दी में इन्होंने लिखी थी। और ध्यान दें, पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था। और ध्यान दें, पाल वंश के राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाल वंश से हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पाल वंशीय राजा कौन है, धर्मपाल। धन्यवाद दोस्तों। अगली कड़ी में हम चोल वंश के बारे में बात करेंगे।